नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब सास ने दोनों बहुओं में किया सौतेला व्यवहार तो छोटी बहू ने कर दिया ऐसा काम कि बड़बोली सास के होश ठिकाने आ गए। बहू, ओ बहू, कि तूने अपने कान में रुई डाल रखी है तो तुझे एक बार में कभी सुनाई नहीं देता। गुस्से से विमला जी अपनी छोटी बहू सीमा से कहती है। तभी सीमा दौड़कर आती हुई कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? मैं वो सीमा इतना ही बोल पाई थी कि विमला जी ने फिर से उस पर गुस्सा होते हुए कहा, माची की बच्ची, मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूं और तू है कि घोड़े बेचकर सो रही थी। नहीं माँ जी, मैं तो, कहकर फिर सीमा बोली, कहिए माँ जी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, वो मेरी बीबी की टैबलेट तूने कहाँ रख दी है? मैंने बहुत ढूंढी लेकिन मुझे मिली ही नहीं। माँ जी, वो तो मैंने आपके कमरे की टेबल के ड्रॉर में ही रख दी थी ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। और सीमा झटपट अपनी सास के कमरे में गई और विमला जी की बीपी की टैबलेट उन्हें तुरंत लाकर दे दी। प्रताप जी चुपचाप बैठकर अपनी पत्नी की हरकतों को देख रहे थे। वह मन ही मन बोले, वाह विमला, वाह, तुमने भी हद कर दी हो। बहू बेचारी सुबह से उठकर घर की साफ सफाई में लगी हुई है, तुम देख रही हो, और तुम उठकर सीधे घर के आंगन में आकर कुर्सी पर बैठ गई। एक बार भी तुमने वह दवाई नहीं ढूंढी, लेकिन बहू पर जरूर बरस पड़ी क्योंकि जवान चलाने में मेहनत कहाँ लगती है, वो तो हाथ पैर चलाने में लगती है, इसलिए हाथ पैर नहीं चलाए। फिर उन्होंने विमला जी से कहा, क्यों विमला, क्यों ऐसा क्यों करती हो? उस मासूम पर इतने अत्याचार? अरे, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करती हो? क्योंकि बड़ी बहू के साथ तो तुम अच्छे से रहती हो। अरे, सीमा बहू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है विमला, जो उसे हमेशा नीचा दिखाना चाहती हो? विमला जी अपने पति की ऐसी बातें सुनकर उन्हीं के ऊपर बरस पड़ी। आपकी बहू आपको इतनी प्यारी है तो उसे लेकर रहो अलग। प्रताप जी बात का बतंगड़ ना बनाना, इसलिए शांत रह गए। अब विमला जी जब देखो तब अपनी छोटी बहू सीमा को कुछ भी खरी खोटी सुना दिया करती, लेकिन प्रताप जी कुछ भी ना बोल पाते, वरना फिर बात का बतंगड़ होता। वह समझ रहे थे कि विमला जी सीमा को इसलिए इतना सुनाती रहती हैं क्योंकि उनका छोटा बेटा अमित अपने गांव के घर से बाहर जाकर दूसरे शहर में पैसे नहीं कमाता। वह अपने माता पिता की मदद करने के उद्देश्य से ही घर में रहता था ताकि उसके पिता को वृद्ध अवस्था में खेती बाड़ी के बारे में चिंता ना करनी पड़े। वही उसका बड़ा भाई ना ही अपने पिता के बारे में सोचता था, ना ही उनकी सुख सुविधाओं के बारे में। वह तो दूसरे शहर में जाकर खूब पैसा कमाता था और कभी कभी ऐसे पैसों का रोना रोता था कि इतने बड़े शहर में उसके परिवार के खर्चे ही इतने अधिक हैं कि उसकी तनख्वाह उसे पूरी नहीं पड़ती। आखिरकार उसके पिता रिटायर आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए उन्हें हर महीने अच्छी खासी पेंशन भी मिलती थी। इसलिए वह साल 6 महीने में आकर अपने पिता को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने बड़े बड़े खर्चे गिनवाकर अच्छी खासी रकम ऐड कर चला जाता था। वहीं उसकी पत्नी रीना भी साल भर में सिर्फ एक ही बार आती थी, केवल गर्मी के मौसम में जब उसके बच्चों की छुट्टी रहती थी, वरना साल भर तो वो एक ही बहाना लगाए रहती थी कि अभी बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, अभी परीक्षाएं सर पर हैं, महंगे स्कूल की पढ़ाई भी बहुत हार्ड होती है। बस उसके यही नखरे रहते। सासू माँ विमला जी भी अपनी बड़ी बहू
और पोते पोतियों पर निहाल हो जाती थी। बड़ी बहू तो साल भर में 1 महीने के लिए आती थी। उसमें से पहले वह 15 दिन अपने मायके में रहती, शहर से जो कुछ भी सामान लाती अपने मायके में देती और खाली हाथ ससुराल जाती। और जब ससुराल से वापस अपने शहर के लिए जाना होता तो अपनी सासू माँ से चिकनी चुपड़ी बातें करके ढेर सारे सामान गांव से शहर लेकर जाती। वह जब तक गांव में रहती अपनी सासू माँ के तारीफों के पुल बांधते नहीं थकती थी। विमला जी भी अपनी बड़ी बहू की चिकनी चुपड़ी बातों से निहाल हुए जाती थी। बड़ी बहू रीना जब तक अपने ससुराल में रहती अपनी सास से एक खाने की चीजों की फरमाइश करती रहती और विमला जी उतनी कड़कती गर्मी में वही फरमाइशें अपनी छोटी बहू सीमा से करती और उनकी तरफ से सख्त हिदायत रहती कि आज की फरमाइश आज की आज ही पूरी की जाए। और सामान्यतः रोज के खाने में भी विमला जी कुछ ना कुछ फरमाइश करती रहती। वह सादा खाना तो बहुत कम ही खाती थी और उनकी बहू बिना किसी ना नुकुर के पूरा भी करती थी। लेकिन घर खर्च के लिए अमित अपने पिता से पैसे नहीं मांगता था और ना ही विमला जी उन्हें पैसे देने देती थी। वह तो अपने शौक पूरे करने में पैसे खर्च करती थी या फिर अपने बड़े बेटे बहू को दे देती थी। अगर कभी छोटी बहू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती और वह थोड़ा सा भी आराम कर लेती तो विमला जी उसे ताने मार मार कर उसका सांस लेना मुश्किल कर देती ताकि उन्हें घर के कोई काम ना करना पड़े और बेचारी छोटी बहू को मजबूरन उठकर घर के सारे काम करने पड़ते थे, वरना विमला जी सबका खाना हराम कर देती थी। और अगर अपनी पत्नी के लिए उनका बेटा कुछ भी बीच में बोल देता तो उसे जोरों का गुलाम कहकर उसे बात करने ही बंद कर देती थी। वहीं अगर बड़ी बहू रीना की थोड़ी सी भी तबीयत खराब के बारे में उन्हें पता चल जाता कि बहू बीमार है तो विमला जी पूरा घर ही सर पर उठा लेती। वहां बाहर बार प्रताप जी से कहती कि जरा सुमित को फोन तो लगाओ, पता तो करो बहू कैसी है। बताओ, अकेली है बेचारी, वहां कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं होगा, सारा घर का काम अकेली करती होगी। जरा पूछ तो लो कि कुछ पैसे रुपए की जरूरत तो नहीं है, जरूरत हो तो भेज देना। उतने बड़े शहर में उनको अपने कहने वाला कौन है भला। हम लोग माँ बाप होकर उनकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बड़े भैया और भाभी के लिए इतनी फिक्र और प्यार देखकर अमित और सीमा दोनों ही एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं कि कैसे माँ भैया और भाभी को पैसे भेजने के लिए उतावली हो रही है, जबकि वे लोग पैसे मांगते भी नहीं थे। और अगर वे लोग कभी बहुत इमरजेंसी में पड़ जाएं और कभी पैसे मांग ही लेते तो माँ तो ऐसे चिल्लाती जैसे उनके ऊपर एहसान जताती हो। और अमित से बड़ा निकम्मा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और साथ ही शुरू हो गई थी रीना के आने की तैयारी। माँ जी तो रीना के आने की खबर से बड़ी खुश थी। 10 दिन के बाद रीना भी आ गई। रीना सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई थी। विमला जी के लिए साड़ी, सीमा के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े और 2 ननद थी, उनके लिए भी साड़ियां लेकर आई थी। 2-4 दिन बाद ही नंदों को फोन करके भेंट करने के लिए बुला लिया गया। अब दोनों नंदे भी घर आ गई। अब सीमा का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। घर में इतने लोग जो इकट्ठे हो गए थे, गौर करने वाली बस अकेली सीमा ही थी, क्योंकि रीना तो ऐसे जताती है जैसे लगती ही नहीं कि उसका ससुराल हो।
है तो 10 दिन के लिए बस मेहमान बनकर आती थी, जिसके चलते न कभी सीमा उसे कोई काम करने देती थी, ना ही रीना कोई काम ही करना चाहती थी। रीना खुद तो गर्मियों की छुट्टियों में आती थी, साथ साथ अपने पीछे 2 नंदों को भी बुला लेती थी। दो दो नंद, उनके बच्चे, अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती थी। बेचारी सीमा का पूरा दिन किचन में ही लग जाता था। खाने वाले तो बहुत थे, लेकिन करने वाला कोई भी नहीं था। ऊपर से एक थी विमला जी। विमला जी ने जो कह दिया वह करना ही पड़ता था। विमला जी ने कहा, बहू, बड़ी बहू को ले जाने के लिए चावल साफ कर दो, दाल साफ करके बोरी में बांध दो। लेकिन माँ जी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं चावल साफ करने बैठ जाऊं? पूरा दिन तो इधर उधर ही लग जाता है। आप एक काम कीजिए, किसी को बाहर से बुला लीजिए जो कुछ पैसे लेकर अच्छे से चावल दाल साफ कर देगा। सीमा ने कहा, अच्छा, तो मतलब मैंने तुम्हें एक काम बोल दिया तो तुम्हें अब नौकर चाहिए? और इतना कौन सा पूरा दिन लगी रहती हो कि तुम्हें टाइम नहीं मिलता है? इतनी कौन सी भीड़ हो गई है यहाँ पर? एक बड़ी बहू आई है और 2 मेरी बेटी है। 3 लोगों के खाना बनाने में तुम पूरा दिन किचन में ही लगी रहती हो। वाह भाई, हमारे जमाने में तो 20-20 लोगों का खाना बनाते थे, दोनों दोनों टाइम, वो भी। फिर भी मजाल है कि सास ननद कुछ कह दे और ना करे। जब 10 दिन के लिए कोई तुम्हारे घर आएगा तो तुम उसे खाना भी बनाकर नहीं खिलाओगी क्या? खाना बनाने के बाद वैसे काम भी कौन सा होता है? पूरी दोपहर तो आराम ही करती रहती हो। एक दिन आराम ना करोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? विमला जी तेज आवाज में चिल्लाने लगी कि पूरा घर की इकट्ठा हो गया। फिलहाल सीमा सास के मुंह लगने से अच्छा उसने काम करना ही उचित समझा और बैठ गई पूरी बोरी दाल और चावल लेकर साफ करने। गर्मी भी जबरदस्त पड़ रही थी। ऊपर से भरी दोपहर। उसने पूरे चावल दाल साफ करके बोरी बांध कर दी। शाम हो गई थी तो सबको चाय की तलब लगी थी, लेकिन चाय बनाने के लिए जब सीमा खाली हो गई तब तो चाय बनी। सास की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी हाथ पैर धोकर वह तुरंत किचन में भागी। पूरी दोपहर चावल साफ करने से पूरा शरीर थक गया था। फटाफट सबको चाय बनाकर दी, फिर लगे हाथ खाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो जल्दी सो जाते थे। खाना बनाकर, खिलाकर, बर्तन धोकर, सारा कुछ करते करते सीमा को 11 बज गए। थकान से शरीर बुरी तरह से टूट रहा था। अगले दिन जब सीमा की नींद खुली तो विमला जी की जोर जोर की आवाज सुनाई दे रही थी। 7 बज चुके थे, अभी तक घर में कोई उठा नहीं था। विमला जी को चाय की तलब लगी थी। विमला जी 7 बजे चाय पीती थी, लेकिन आज तो सीमा उठी ही नहीं थी, इसलिए उनको चाय भी नहीं मिली। जब उन्होंने अंदर किचन में जाकर देखा कि किचन में कोई भी नहीं है, तो वह बाहर से सीमा को चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर पूरा परिवार ही आ गया, लेकिन सीमा नहीं आई। तभी रीना चाय बनाने किचन में चली गई। रीना को किचन में जाता देख विमला जी तुरंत सीमा के कमरे में घुस गई और सीमा को लेटा हुआ देखकर चिल्लाने लगी, क्यों महारानी, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारी नींद ही नहीं खुल रही है? कुछ ज्यादा ही आराम करना है क्या? पूरी रात सोने के बावजूद भी अभी तक नींद पूरी नहीं हुई। क्या समय का ख्याल है तुझे? माँ जी, मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है, शरीर में बिल्कुल ही जान नहीं है। सीमा ने कहा, बुखार है तो सोने से ठीक हो जाएगा क्या? तुम्हें पता है कि घर में इस समय लोग आए हुए हैं। इसी समय तुम्हें बीमार पड़ना था, और बीमार पड़ी भी तो दवाई तो टाइम पर ले देती। छोटी बच्ची तो नहीं कि दवाई हाथ पर रखी जाएगी
तभी दवा खाओगी। बताओ अब कैसे होगा घर का काम? 4 लोगों को देख लिया तो बीमार होकर बैठ गई। हो गया कल्याण। तुम तो वैसे ही चाहती थी कि घर के लिए नौकर लग जाए, नौकर नहीं लगा तो बीमार हो गई। बताओ इतना नाजुक शरीर है, थोड़े से चावल क्या साफ कर दिए बीमारी हो गई। सब समझते हो तुम्हारा नाटक। जानबूझकर तुमने दवाएं नहीं खाई होगी कि सुबह तक आराम मिल जाएगा, तो मुझे फिर से काम करना पड़ जाएगा। काम चोर हो, काम ना करने के बहाने ढूंढ रहे हो बस। बस करो माँ। तभी पीछे से आवाज आई। विमला जी ने पीछे मुड़कर देखा। उनका बेटा अमित हाथों में दवाई लिए खड़ा था। बोला, माँ कैसी बातें कह रही हो? आपने एक बार भी सीमा को छूकर देखा कि उसे कितना तेज बुखार है? पूरी रात बुखार से तड़पती रही। उसके बाद भी सुबह होते ही आप प्यार की 2 बोल बोलने की जगह उसे उल्टा सीधा सुना रही हो। माँ कितना बर्दाश्त करेगी ये सब? आप नॉर्मल बोलती हो तो चलता भी, लेकिन कम से कम किसी की दुख तकलीफें भी तो मत बोला करो। हाँ हाँ, अब तुम भी बोलो, तुम्हारी भी बड़ी जुबान खुल गई है ना। क्या बोल दिया मैंने? कौन सी गलत बात बोल दी? यही कह रही थी ना कि 4 लोगों को देखते बीमार हो गई। जब थकान थी, तकलीफ थी, तो दवाई खा ली होती, अब तक तो ठीक हो गई होती ना। विमला जी ने गुस्से से कहा। हाँ माँ, आपको तो बस उसके काम से मतलब है, चाहे मैं दुख में रहे, दर्द में रहे, तकलीफ में रहे, अगर काम करती रहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माँ, आप सौतेला व्यवहार क्यों करते हो हमारे साथ? वहीं पर अगर बड़ी भाभी बीमार पड़ जाती हैं, तब तो आप कितना परेशान हो जाती हो, और जब सीमा बीमार पड़ गई तो आपको वह नाटक लग रहा है। उसके लिए चिंता तो दूर की बात, उसकी बीमारी भी आपको बहाना दिखाई दे रहा है। आप समझी मैं सारी बात? ये खुलकर बोलो ना कि सारे जलन तुम दोनों को बड़ी बहू से है। रीना खड़ी चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। चाय बनाकर उसने अपनी सास को देते हुए कहा, माँ जी छोड़िए ना, अभी उसकी तबीयत खराब है तो कैसे उठेगी बेचारी। देख लो बहू, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखो। एक तो तुम हो, उन दोनों के लिए तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है। एक वे दोनों है, अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र कर दूं तो जैसे उन दोनों के कलेजे पर सांप लौट जाता है। एक काम करो, इस बार तो अपने साथ मेरा भी टिकट कटा लो। मुझे कुछ दिनों तक इन दोनों से दूरी बनाकर रखनी है। तंग आ गई हूं मैं रोज की किस से। टीना ने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल वह विमला जी को अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन विमला जी के बार बार कहने पर उसने कह दिया, माँ जी टिकट नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से तो 2 ही टिकट मिले हैं, मेरा और बच्चों का। लेकिन फिर भी विमला जी जबरदस्ती तैयार हो गई। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बच्चों की सीट पर ही बैठकर चल पड़ूंगी, लेकिन एक बार तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही है। अब बेचारी रीना क्या बोलती। विमला जी रीना का साथ अपने बैग पैक करके निकल पड़ी। रीना की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि विमला जी उसके साथ जाए। जैसे तैसे वे दोनों मुंबई पहुंचे। काम के चलते सब रात को लेट से सोते थे तो सुबह ही लेट ही उठते थे। 7 बजे के आसपास 7 बजे ही विमला जी को चाय की तलब लग जाती थी। और वैसे भी कहते हैं नई जगह तो नींद वैसे ही खुल जाती थी। विमला जी 5 बजे से ही उठकर चुपचाप बेड पर ही पड़ी रही। कहीं जाए भी तो कहाँ जाए, 2 कमरों का ही तो घर था। एक कमरे में बहू बेटे सोए थे, एक कमरे में बच्चों के साथ विमला जी सोई। जैसे तैसे 6 बजे फिर 7 बजे। अब उनकी तलब बढ़ती जा रही थी। बहू अभी तक उठी नहीं थी। अंत में विमला जी ने रीना को जगाने के लिए गई और बोली, बहू 7 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ और मुझे 1 कप चाय बनाकर दे दो। रीना बोली,
क्या माँ जी, ये क्या तरीका है सुबह सुबह उठाने का? सबका अपना अपना टाइम होता है। अगर आपको 7 बजे चाय पीने की तलब लगती है तो आप चाय तो बनाकर पी सकती है ना। आपको पता है हम रात को कितना लेट सोते हैं। ये गांव नहीं है, ये शहर है। यहाँ पर सबका अपना हिसाब किताब होता है माँ जी। बहू की दो टुक सुनकर विमला जी एकदम से हैरान रह गई। वो रीना को ऐसे देखे जा रही थी जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सी डरावनी सी चीज देख ली हो। उन्हें रीना से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उनकी आंखों में उसी समय आंसू आ गए। उसी समय उनके आंखों के सामने सीमा का चेहरा भी नाचने लगा। सीमा की कभी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह इतनी बुरी तरह से कोई जवाब दे। कितना कुछ उसे सुना देती थी विमला जी। वे 7 बजते बजते किसी भी कीमत पर उनके आगे चाय रख ही देती थी। फिर भी हजार बातें जरूर सुनती थी। अपनी आदत के चलते विमला जी किचन में आई, खुद के लिए चाय बनाई, लेकिन आज उनका चाय पीने का भी मूड नहीं था। पहले दिन उनका मन उचट गया था। फिर भी वह चाय का कप लेकर बालकनी में चेयर पर बैठ गई। पहले ही दिन उन्हें अपने घर की याद आने लगी थी। रीना करीब 8 बजे उठी। वह सीधे किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। सुमित भी जल्दी जल्दी उठा और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। बच्चे अपने अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगे। रीना सबके लिए किचन में नाश्ता और टिफिन बनाने में लगी थी और बेचारी विमला जी चुपचाप बाहर बालकनी में बैठी सबको देखती रही। सब अपने अपने कामों में इतने बिजी थे कि किसी के पास भी विमला जी के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद बच्चे और सुमित नाश्ता करके चले गए। अब घर में अकेली बची रीना और विमला जी रह गई थी। 9 बज चुके थे। 9 बजे तक तो घर पर सीमा विमला जी को नाश्ता भी करा चुकी होती थी, लेकिन यहाँ पर आज विमला जी चाय पीकर बालकनी में किसी अजनबी की तरह बैठी हुई थी और सबके सब अपने अपने कामों में लगे पड़े थे। बच्चे और बेटा तो चले गए थे। रीना अपने घर की सफाई, किचन की सफाई कर अपने कामों में लग गई। करीब 11 बजे जब वह नहाकर फ्री हुई तो उसने विमला जी से नाश्ता करने के लिए कहा और उनके आगे खाने की प्लेट रखकर खुद भी खाने बैठ गई। बहू से थोड़ी बहुत बातें करते करते विमला जी ने नाश्ता तो कर लिया था। अब रीना घर का कुछ और काम निपटा कर बोली, माँ जी मैं 1 घंटे के लिए आराम करने जा रही हूँ। आपको कुछ काम है तो बता दीजिए अभी। कोई काम नहीं है बहू, तुम आराम कर लो। रीना फिर से अपने कमरे में आराम करने चली गई और एक बार फिर से अकेली रह गई विमला जी। पूरी तरह से सन्नाटा था। जैसे पूरी रात गुजरी थी वैसे ही पूरा दिन भी अकेले अकेले ही गुजर रहा था। पल भर के लिए पूरा परिवार उठा, थोड़ी सी चहल पहल हुई, फिर से वही शांति। ये शांति विमला जी को अंदर ही अंदर काट रही थी। यहाँ आने के बाद उनका 1 मिनट के लिए भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जब वो गांव में उनसे चिपक चिपक कर मीठी मीठी बातें किया करती थी, वह यहाँ पर आने के बाद अपने काम में इतनी बिजी रहती थी कि उसे बात करने का टाइम भी नहीं मिलता था। कुछ पूछने पर बस हाँ या ना में जवाब देकर रह जाती थी। तो जिसके पास विमला जी से बात करने का टाइम नहीं है, वह विमला जी की मनपसंद का खाना कहाँ से बनाकर दे पाएगी, उनका ख्याल कहाँ से रख पाएगी। वह तो उसे हीरा समझती थी, अभी तक उसकी असलियत से ही दूर थी। रीना के साथ विमला जी ये सोच कर आई थी कि बड़ी बहू के यहाँ जाऊंगी तो कुछ दिन चैन से रहूंगी। बड़ी बहू सेवा करेगी, उनकी बातें सुनेगी, बातें करेगी,
जैसे गांव में आकर दिन रात उनसे चिपक कर बातें करती है। लेकिन यहाँ तो बहू के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वे अपनी सास से बातें ही कर ले, और ना ही उसका ये रूप देखकर विमला जी की हिम्मत होती कि उसे कुछ कह भी दे। कहते हैं ना, जब सामने वाला कुछ ज्यादा ही उम्मीद करता है और उसे उसके मुताबिक चीज नहीं मिलती तो बुरी तरह से टूट जाता है वो। ऐसे ही बुरी तरह से टूट गई थी बिमला जी। जैसे तैसे उन्होंने 2 दिन काटे। तीसरे दिन उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। शाम को जब सीमा का फोन आया तो विमला जी जैसे ही फोन उठाती हैं, सीमा कहती है, माँ जी, आप शहर जाकर अपनी बड़ी बहू के साथ रहकर छोटी बहू को तो भूल ही गई। क्या आप इस तरह से नाराज हैं कि हमसे बात भी नहीं करेंगी? पूरे 2 दिन हो गए आपको गए हुए। मेरा मन तो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि आप मुझसे फोन पर भी बात नहीं कर सकती? छोटी बहू की बातें सुनकर विमला जी की आंखों में आंसू आ गए। तड़प उठी थी और धीरे से बोली, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, या तो मुझे भी आ रही है। इतना कहकर विमला जी की आंखों में आंसू भर आए। उनके आंसू सिसकियों में ना बदल जाएं और वहां का राज ना खुल जाए, इस डर से दीना ने झट से फोन विमला जी के हाथ से छीन लिया और सीमा से घर का हालचाल पूछा और फोन काट दिया। और विमला जी पर बिफर पड़ी। आज उसका गुस्सा साथ में आसमान पर हो गया था। उसने कड़कती आवाज में कहा, क्यों माँ जी, आपको यहाँ ऐसी कौन सी तकलीफ हो गई जो 2 ही दिनों में आपकी आंखों में आंसू आ गए? मैं तो वैसे भी आपको अपने साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन आप इस जिद में आ रही थी कि मुझे भी मुंबई जैसे शहर की हवा खानी है। अब जबरदस्ती आ ही गई हूं तो कम से कम 8-10 दिन तो रुक ही जाइए, वरना आपके छोटे बेटी बहू क्या कहेंगे कि आपको यहाँ गांव में तो हम लोग खराब लगते हैं, तो क्या शहर में भैया भाभी भी खराब हो गए? सोच लीजिए, आपकी बदनामी होगी। वैसे भी आप ही कोई इज्जत तो नहीं करता गांव में, क्योंकि मैंने सुना था उस दिन आप सीमा को कैसे उल्टा सीधा सुना रही थी। अरे वो तो बेचारी गांव की है, इसलिए आपके ताने सुनकर चुपचाप सह लेती है, और उस घर में झगड़े झंझट ना हो इसलिए आप पे जवान नहीं लड़ाती, वरना आप पे ऐसी सास को तो 1 गिलास पानी भी नहीं देना चाहिए। ऐसा व्यवहार करती आप उसके साथ, फिर भी वह संस्कारी है इसलिए चुप रह जाती है। अब यहाँ आई है तो मैंने कौन सा काम करवा लिया आपसे जो आपकी आंखों में आंसू आ गए? बिमला जी दिन रात इतना बड़बड़ करने वाली अपनी बड़ी बहू के सामने चुप हो गई। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन बड़ी बहू के सामने हिम्मत ही नहीं हुई। अब बिमला जी कैद खाने में रहने के जैसे उदास मन से रहती। बेटा सुमित भी माँ से ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि वह ऑफिस जल्दी चला जाता था और रात को देर रात आता था, इसलिए उसे माँ के पास बैठकर बातें करने का टाइम ही नहीं मिलता था। एक दिन रीना किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। घर के फोन में सीमा ने फोन किया। फोन सीमा ने उठाया। जैसे ही सीमा ने पूछा, कैसी हो माँ जी, विमला जी फूट फूट कर ऐसे रोने लगी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आवाज सुनकर रोता है। सीमा ने जैसे तैसे उन्हें चुप कराया। मैंने पूछा, क्या हुआ माँ जी, क्यों रो रही हो? तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वह अमित को तुरंत उन्हें लेने के लिए भेज दें और ये कहें किसी काम से शहर आया था इसलिए माँ को लेने आ गया। सीमा समझ गई कि विमला जी के साथ वहां क्या हो रहा होगा। उसने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। सीमा से बात करके विमला जी के मन में बहुत खुशी हो रही थी। जब रीना बाजार से वापस आई तो उसे लगा कि माँ जी का चेहरा तो उतरा हुआ होगा,
लेकिन वह तो रोज से ज्यादा खुश नजर आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माँ जी इतनी खुश क्यों हैं। लेकिन जब दूसरे ही दिन अमित उनके घर पहुंचा और अपनी माँ को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो वह समझ गई कि माँ जी ने अमित को फोन करके बुलाया होगा। उसने भी सोचा, चलो इस बिन बुलाए मेहमान से पीछा छूटेगा। उसने भी एक बार भी विमला जी को रुकने के लिए नहीं कहा और तुरंत ही अमित के साथ उन्हें विदा कर दिया। अपने घर में आकर विमला जी ने खुली हवा में सांस ली और सीमा को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सीमा ने पूछा, माँ जी मुंबई शहर का सफर कैसा रहा? विमला जी बोली, सीमा बहू पूछो मत, वो कहावत तो तुमने सुनी है ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। सीमा समझ गई कि विमला जी के साथ वहां क्या क्या हुआ होगा, लेकिन वह उन्हें पूछकर उनकी तकलीफ और नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए चुप रह गई। वह मन ही मन खुश हुई कि चलो माँ जी को मेरी अहमियत तो समझ आई। अब विमला जी का व्यवहार सीमा के प्रति पूरी तरह से बदल गया था। अब वह सीमा के साथ माँ बेटी की तरह व्यवहार करने लगी थी। उसकी हर छोटी छोटी चीजों की परवाह करने लगी थी। विमला जी का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर उनके पति प्रताप जी और बेटा अमित भी बहुत खुश थे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।